ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो लिब्रा यानी कि तुला के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले 3 महीने यानी कि अप्रैल मई जून 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आते ही हैं। ग्रहों की गोचर स्थिति पर भी यथासंभव वीडियोस में बनाता ही हूँ। लेकिन जो त्रिमासिक राशिफल होते हैं बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि इनका औचित्य खास होता है। इनका औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति में क्या क्या बदलाव आ रहा है और उस बदलाव से आपके जीवन पर क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और यकीन मानिए, जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत कुछ होगा। जहाँ एक और गुरु का राशि परिवर्तन होगा, जो वर्ष का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि राहु केतु शनि इनमें से कोई भी और राशि नहीं बदलेंगे इस वर्ष। वहीं बुध बहुत अलग सा खेल खेलेंगे, क्योंकि वो वक्री भी हो जाएंगे। बुध की बात करेंगे, वो वक्री भी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पतित भी हो जाएंगे, यानी पिछली राशि में गिर जाएंगे। इसके साथ ही अंगारक योग बनेगा। गुरु और सूर्य की युति होगी 2 बार। और इसके साथ ही मंगल कहीं ना कहीं स्वग्रही हो जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, अपना नया काल चक्र स्टार्ट करेंगे। सूर्य भी कहीं ना कहीं उच्च के होंगे, अपना नया काल चक्र स्टार्ट करेंगे। शुक्र एक बार उच्च के होंगे, शुक्र का भी एक नया काल चक्र मेष में आकर स्टार्ट होगा। और ग्रहण भी इन 3 महीनों में ही, बल्कि अप्रैल में ही लग रहा है। और ये सब तो चलेगा ही कहीं ना कहीं। जून आते आते शनि महाराज भी मंद हो जाएंगे, यानी कि धीरे हो जाएंगे, और जून के अंत में वो वक्री हो जाएंगे। तो आप देखिए कितना कुछ इस 3 महीने के कालखंड में घटित हो रहा है। और इन सब चीज़ों का प्रभाव अवश्य आपके जीवन में पड़ेगा, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। और हमेशा की तरह दोनों ही चीज़ों की विवेचना में करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि तुला है या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा रिलेटेबिलिटी लग्न राशि से आती है। जिनको पता है, कन्फर्म है, वहीं से देखिए। नहीं पता तो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का अप्रैल के महीने के साथ। शुरुआत करेंगे अप्रैल के महीने के साथ। और अप्रैल का महीना बहुत बड़े बड़े राशि परिवर्तन तो होंगे ही, लेकिन उससे विशेष है कि इस महीने सूर्य ग्रहण लगेगा। साल का दूसरा ग्रहण और साल का पहला सूर्य ग्रहण, क्योंकि इससे पहले जो लगा था वो चंद्र ग्रहण था होली पर, यानी कि 25 मार्च पर। सबसे पहले गुरु के प्रभाव की बात करते हैं कि इस महीने थोड़ा सा गुरु का प्रभाव अष्टम से भी आएगा, क्योंकि गुरु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और जो बड़े ग्रह होते हैं कहीं ना कहीं प्रभाव थोड़ा सा पहले देते हैं। अब गुरु क्योंकि आपके लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, और वहाँ पे जाकर छठे अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जीवन चलायमान होगा, यानी कि आपके जीवन को अब एक गति मिलेगी। विपरीत राजयोग बनने वाला है, यानी कि अड़चनें दूर होंगी, अलग सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। और कहीं ना कहीं गुरु का अष्टम में आना थोड़ा अनिश्चितता लाएगा, क्योंकि जीव तत्व है, जीव कारक हैं बृहस्पति। लेकिन अष्टम भाव के बृहस्पति पैसा भी बहुत देते हैं, तो वो प्रभाव थोड़ा सा इस महीने से दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये थी बात गुरु की। इनकी बात तो अवश्य आगे भी और करेंगे मई के महीने में, और एक विस्तृत वीडियो भी इन पर अवश्य आएगी। लेकिन इस महीने के शुरुआती दिन से ही जो प्रभाव रहेगा वो होगा शुक्र का, क्योंकि 31 मार्च को उन्होंने राशि परिवर्तन कर लिया होगा और वो आपके छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब यहाँ पर शुक्र उच्च के हो गए, दूसरा शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं कई बार ये बता चुका हूँ, एकमात्र ऐसा भाव है मेरे हिसाब से जहाँ पर शुक्र क्षीण हो जाते हैं, उच्च के हों, विपरीत राजयोग बनाते हो, क्योंकि ये भाव उनके प्रकृति के विरुद्ध है। शुक्र क्या है ना, वो लग्जरीज हैं। शुक्र कहीं ना कहीं लक्ष्मी भी हैं और शुक्र भोग भी है, और ये भोग का स्थान है। और यहाँ से एकदम सप्तम भाव में शुक्र क्षीण हो जाते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे राहु के साथ है। अब आप कहेंगे कि राहु के साथ अच्छा क्यों है? क्योंकि राहु और शुक्र की युति बहुत लाभकारी होती है आज के टाइम में, कलयुग के टाइम में, जहाँ पर दिखावा ज़्यादा होता है, सत्य कम होता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं हम सभी कहीं ना कहीं एक दोहरी जिंदगी जीते हैं, जहाँ हम सभी कहीं ना कहीं भागते तो भौतिकता के पास हैं, लेकिन मन में जो होता है कि मोक्ष चाहिए, लेकिन वहाँ तक जाना आसान नहीं होता। तो वहाँ पे ये शुक्र और राहु बहुत अच्छे होते हैं। राहु को कोई एक ग्रह जो कंट्रोल कर सकता है वो शुक्र है, केवल मात्र शुक्र है, क्योंकि बाकी हर ग्रह राहु से वीक है आज के टाइम में। इवन सूर्य जो प्रकाश है उन पर भी ग्रहण लगा लेते हैं, तो
जब सूर्य जो नवग्रहों के देवता हैं उनको नहीं बख्शते राहु, तो बाकी को क्या है। लेकिन शुक्र से थोड़ा सा कंट्रोल में आते हैं। क्यों? क्योंकि राहु असुर हैं, दैत्य हैं, और शुक्र दैत्याचार्य हैं, इसलिए राहु के साथ शुक्र की युति अच्छी होती है। यहाँ पर 2-3 अच्छी चीज़ें होंगी। क्या? अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, विदेश से पैसा आ सकता है, विपरीत राजयोग छठे घर में कोई सरकारी कार्य, लीगल कार्य उलझ रहे थे वो आपके पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन लग्नेश हैं और यहाँ पे आ गए छठे घर में रोग स्थान, तो सेहत अचानक से बिगड़ेगी अप्रैल के शुरुआती भाग में। अष्टमेश भी हैं और यहाँ पे राहु के साथ राहु केतु एक्सेस में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, लेडीज़ को गायनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पुरुषों को भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी के रोग यहाँ पे तंग कर सकते हैं, और ऑलरेडी आपको किडनी का रोग आदि है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरा यहाँ पर मैरिड लाइफ पर प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि शुक्र मैरिड लाइफ के कारक हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और मैंने कहा छठे घर में भले वो उच्च के हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्षीण हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक तो पति पत्नी के बीच में दूरियाँ आएंगी इमोशनल लेवल पर, और फिजिकल कंपैटिबिलिटी का इशू भी अगर चल रहा था ऑलरेडी, उसका भी एक नकारात्मक प्रभाव दिखेगा। और कहीं ना कहीं फिजिकल कंपैटिबिलिटी मैरिड लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अधिकतम शादियाँ माने या ना माने उसी के कारण टूटती है। ये एक सत्य है जो यूजुअली हमारे समाज में एक्सेप्ट करना आज भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये एक सत्य है कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी अगर नहीं है पति पत्नी के बीच में, अधिकतम शादियां उसके कारण टूटती हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ थोड़ी सी दिख रही है। दूसरा, शुक्र राहु छठे घर में, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर आ सकती है, बन सकती है। तो वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान देना है। इसके बाद एक ग्रह है जो बहुत अप्स एंड डाउन्स सभी के जीवन में लाने वाले हैं, वो है बुध महाराज। कारण पहला तो वो वक्री हो जाएंगे 2 अप्रैल को, तो वक्री हो जाएंगे। दूसरा, वो पतित भी हो जाएंगे 9 तारीख को। अब देखिए हो क्या रहा है कि बुध जो है वो आपके 12वें घर के स्वामी और नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव के स्वामी का वक्री होना यानी कि भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, बल्कि मन बहुत भ्रमित होगा। और 12वें घर के स्वामी वक्री हो गए और लग्न को भी देखेंगे 9 तारीख तक, यानी कि खर्चे अचानक से बढ़ेंगे, सेहत यहाँ पे भी बिगड़ सकती है। प्रॉब्लम यहाँ पे उतनी बुरी नहीं है क्योंकि बुध वक्री होते रहते हैं। वो हर ग्रह का डिग्रीज अलग होती है वक्री होने का, और वो सूर्य के एक निकटतम दूरी से होती है। अब बुध और शुक्र का वो रूल अलग होता है, बाकी आउटर प्लैनेट्स का रूल अलग होता है, वहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर बुध वक्री होते रहते हैं हर कुछ महीनों बाद, लेकिन पतित कभी कभी होते हैं, और यहाँ पे पतित हो रहे हैं यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। ये भी मैं कई बार अपनी वीडियोस में पहले बता चुका हूँ कि ग्रह पतित कैसे होता है। वक्री ग्रह उल्टा चलता है, यानी कि पीछे जाना शुरू कर देता है, और कभी कभी इनिशियल डिग्री पे होता है तो पतित हो जाता है, यानी कि पिछली राशि में गिर जाता है, और ये ग्रह बहुत वॉलेटाइल होता है। तो यहाँ पर यही होगा, 9 तारीख को बुध आपके छठे घर में गिर जाएंगे, और वक्री भी हैं और यहाँ पर नीच के भी हो जाएंगे। लेकिन एक तरह से ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अधिकतम लोगों के लिए बुध का पतित होना, वक्री होना बहुत श्रेष्ठ नहीं रहेगा, लेकिन किस स्थान पे ये हो रहा है, छठे भाव में ये होना। एक तो ग्रह वक्री भी है और नीच का भी है। शास्त्र कहते हैं कि वक्री ग्रह छठे भाव में और स्ट्रांग हो जाता है, नीच का ग्रह छठे घर में और स्ट्रांग हो जाता है, और यहाँ पे तो नीच भंग भी हो गया क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। तो यकीन मानिए ये जो ग्रहण है, जहाँ सबके लिए थोड़ा सा ग्रहण की भी बात करेंगे, जो बुध का पतित होना है ये सबके लिए कष्टकारी रहेगा, आपके लिए ये अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, यहाँ पे बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, यहाँ पे सरकारी कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होगा, उसकी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा प्रभाव दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पे सूर्य का ग्रहण भी लग जाएगा 8 तारीख को, 8 अप्रैल को। अब सूर्य का भी यहाँ पे ग्रहण लगना यानी कि सरकारी कार्यों में, लीगल कार्यों में आगे बढ़ेंगे, और कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्टूडेंट्स का, या अगर कोई इंटरव्यू है, कार्य क्षेत्र में कलीग्स तंग कर रहे थे, तो उन सब चीज़ों पर कंट्रोल पाने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक तरह से आपके लिए शुभ ग्रहण भी रहेगा, और पतित होना भी थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, पतित ग्रह की एक खासियत होती है कि जब वो वापस आता है तो कुछ कार्य अपूर्ण रह जाता था, उसको पूर्ण करने के लिए आता है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि कोई कार्य अटका हुआ था, पैसे अटके हुए थे, लीगल कार्य अटका हुआ था, लिखा पढ़ी का कार्य अटका हुआ था, कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य अटका हुआ था, इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ पूर्णता देखने को मिलेगी। लेकिन पुनः कहूँगा, सप्तम से 12वें घर में इतना कुछ हो रहा है, यानी कि मैरिड लाइफ पर बुरा इम्पैक्ट, बहुत बुरा इम्पैक्ट, डाइवोर्स तक भी बात पहुंच सकती है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र बुध की युति हो गई, जो अष्टम में, छठे में, लग्न में, 11वें में
दूसरे में कभी कभी डाइवोर्स करवा के जाती है। तो यहाँ पर बहुत आपको ध्यान देना है। और सेहत, क्योंकि यहाँ पे लग्न के स्वामी भी तो बैठे हुए हैं, वो भले ही नीच भंग है, नीच भंग पैसा देकर जाएगा, सेहत को कभी भी वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं करता। तो सेहत पर आपको इस महीने या इस कालखंड में जो भी रहेगा इसमें बहुत ध्यान देना है। तो इसके बाद एक राशि परिवर्तन होगा, वो सूर्य महाराज का ही होगा। वो होगा 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना कुछ हो रहा है। सबसे पहला तो यहाँ पे सूर्य की एक नया काल चक्र स्टार्ट हो रहा है। कैसे? क्योंकि सूर्य मेष राशि में आ गए। राहु केतु को छोड़कर हर ग्रह का काल चक्र मेष से स्टार्ट होता है, क्योंकि राहु केतु उल्टे चलते हैं तो उनका काल चक्र मीन से स्टार्ट होता है। ये मैं समझा चुका हूँ राहु केतु की वीडियोज़ में। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि सूर्य उच्च के हो गए, उनका नया काल चक्र स्टार्ट हो गया। और गुरु सूर्य की युति हो गई। सूर्य लाभेश हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, उनकी युति हुई है तीसरे घर के स्वामी जो आपके काम त्रिकोण का स्थान है, और उनका दूसरा स्थान गुरु का है छठा भाव। ये दो उपचय भाव हैं। करियर बिजनेस सब में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, कई इच्छाएं पूरी होंगी। और क्योंकि सप्तम से पंचम, सप्तम से नवम के स्वामियों का योग यहाँ पे हो रहा है, विवाह के अचानक से यहाँ पे अच्छे योग बन सकते हैं। मैं विवाह के योग की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि विवाह ही हो जाएगा, लेकिन हाँ, जिनका विवाह नहीं होता, रिश्ते नहीं मिल रहे थे, बात नहीं बढ़ रही थी आगे, अचानक से यहाँ पे विवाह के योग आपके लिए बन सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जो बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। और सूर्य का सप्तम में आना, उच्च का होना, यानी कि पॉपुलैरिटी, आपकी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, आपका नाम बनाने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत विशेष योग आपके लिए बन रहा है। तो सूर्य की गति जो है ये आपको बहुत अच्छे लाभ, अच्छे प्रभाव कहीं ना कहीं दे के जाएगी। यहाँ पे शनि की भी सूर्य पे दृष्टि है, और क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक हैं और सूर्य सप्तम में बैठे हैं और गुरु के साथ बैठे हैं, यानी कि बिजनेस में तो लाभ होगा ही, अपना एक नया नाम पहचान बनाने का, पॉलिटिक्स में एंटर करना है, कुछ नया करना है, सोशल मीडिया कुछ भी आपको जहाँ पर वैसे भी तुला लग्न है, कलात्मक लोग होते हैं शुक्र के प्रभाव के कारण, तो कहीं पे भी पॉपुलैरिटी आपको गेन करनी थी, उसके लिए इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। तो बहुत विशेष लाभ यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा मंगल का। और मंगल मीन राशि में आ जाएंगे, ये होगा 23 अप्रैल को। अब देखिए बहुत ही विशेष आपके लिए हो रहा है। मैंने कहा ना कि ये सबके लिए ऐसा नहीं होगा, आपके लिए लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मंगल छठे घर में आ रहे हैं जो उनका एक प्रिय स्थान है। उपचय भाव मंगल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और यहाँ पर मंगल का छठे भाव में आना बहुत विशेष आपको रिजल्ट देकर जाएगा। मंगल क्या है? मंगल अर्थ त्रिकोण के यानी कि धन स्थान के स्वामी हैं। मंगल आपके लिए सप्तमेश है। तो यहाँ पर पहले तो करियर में आगे बढ़ेंगे, करियर में पैसा बढ़ेगा, करियर में प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स आपकी अच्छी रहेगी, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव आपके कार्यक्षेत्र में कुछ आपको दिखाना हो, उसमें अच्छा करेंगे। और प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग आपके बन रहे हैं यहाँ पर। बिजनेस में भी पैसा बढ़ेगा, लेकिन हाँ, बिजनेस में आपको मशीनरी आदि पे खर्चा करना पड़ सकता है। हो सकता है बिजनेस में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले, कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कोई नया आप मशीनरी लाएं चीज़ों को एनहेंस करने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है। कंपटीशन के लिए तो बहुत स्ट्रांग है। लीगल केसेस बहुत स्ट्रांग योग बन रहा है। यहाँ पे मंगल क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक हैं, बुध के साथ हैं, तो कोई प्रॉपर्टी का लीगल कार्यवाही चल रही थी, केस चल रहा था, उसमें भी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। छठे भाव में पतित होना ग्रह का, अस्त होना खैर कभी कभी थोड़ा नेगेटिव प्रभाव भी देता है, लेकिन पतित होना, वक्री होना, मंगल का आना, बहुत श्रेष्ठतम आपके लिए चीज़ें दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं तुला के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है, बहुत शुभ है। एक और राशि परिवर्तन हो जाएगा जो आपके लिए पुनः बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र 25 अप्रैल को राशि बदल लेंगे और उनका भी नया कालचक्र स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो शुक्र मेष में आ गए। लग्नेश का केंद्र में आना राजयोग बनाता है, और उच्च के सूर्य के साथ होना ये भी विशेष योग बनाता है, क्योंकि शुक्र लग्न के स्वामी है और सूर्य लाभ स्थान के स्वामी है। दोनों का योग केंद्र भाव में, पैसा बढ़ेगा, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, नाम पहचान सब कुछ मिलेगा। विवाह के योग पुनः ये बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र खुद सप्तम में आ रहे हैं, और ये क्योंकि अष्टमेश भी है शुक्र और लाभ स्थान के स्वामी के साथ है, अचानक से बड़ा पैसा आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। तो कहीं ना कहीं तुला के लिए तुलनात्मक तौर पर काफ़ी लोगों से अच्छा एक प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने शुरुआत में ही बताई थी, उसके साथ में पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, हड्डियों के रोग बहुत तंग करेंगे,
एसिडिटी बहुत रहा करेगी, बाल झड़ना कुछ लोगों को स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे अचानक से, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और अपचन बहुत रहा करेगी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना बहुत विशेष है सभी के लिए, क्योंकि इस महीने इस वर्ष का सबसे बड़ा राशि बदलाव आएगा, ग्रह के स्थिति में बदलाव आएगा, और वो ग्रह और कोई नहीं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति यानी कि गुरु शुक्र की राशि यानी कि वृषभ में आकर विराजमान हो जाएंगे और करीबन 1 साल तक यहीं पर रहेंगे। गुरु, इनको जीव कहा जाता है, जीव कारक। जब आप ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, कई जगह पे गुरु ना लिखकर जीव लिखा जाता है। तो हर ग्रह के कुछ अलग अलग, से शनि को मंद कह देते हैं, तो वैसे ही गुरु को जीव कहा जाता है। जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जीवन उस 1 वर्ष के लिए जहाँ पे गुरु का गोचर होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान वो आपका हो जाता है, यानी कि आपका पूरा जीवन कहीं ना कहीं उससे संबंधित हो जाता है। इसलिए ग्रहों का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई लोग जब प्रेडिक्शन सीखते हैं तो ग्रहों के गोचर पर नहीं नज़र डालते हैं, और इसलिए प्रेडिक्शंस कई बार फेल भी हो जाती हैं। तो ग्रहों का गोचर कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो गुरु का अष्टम में आना बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि यहाँ के गुरु धन कारक कहे गए हैं। 2 ग्रह हैं यहाँ पे जिनको धन कारक कहा जाता है, एक है गुरु, एक है बुध। तो गुरु का यहाँ पे आना नहीं कि आपका पैसा बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, अपने आप में धन के कारक होते हैं। और इसके साथ ही ज्ञान भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान का स्थान है, गूढ़ विद्याओं का, ये एजुकेशन का स्थान है। ये भी कहीं ना कहीं एजुकेशन से संबंधित है, ये आपकी प्राइमरी एजुकेशन है। एजुकेशन और ज्ञान में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कई विद्याएं, यहाँ पे शायद मैं ज्ञान भी ना कहूँ, मैं विद्या कहूँ, विद्या एक अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। यहाँ पे विद्याएं सीखने के लिए जो गूढ़ विद्याएं होती हैं, उनका जो गूढ़ विद्याओं का ज्ञान होता है, वो प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा समय है। कई लोगों का इस टाइम पे ज्योतिष में इंटरेस्ट, तंत्र मंत्र साधनाओं में इंटरेस्ट जागेगा। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे। जो लोग थोड़ा सा हिडन सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं अपना, उनका पैसा बढ़ेगा। लेकिन खैर, इस पर मैं विस्तृत वीडियो अवश्य बनाऊंगा, क्योंकि गुरु का गोचर बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत व्यक्ति का जीवन बदल कर रखने वाली चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का जिसका ध्यान सबसे ज़्यादा देना है, देखिए जीव कारक हैं, उनका अष्टम में आना है कि सेहत पर बुरा प्रभाव, और यहाँ पे लंबी बीमारियाँ आती हैं। तो अपनी सेहत पर आपको बहुत ध्यान देना है। इसके साथ ही शनि और गुरु एक दूसरे से केंद्र भाव में आ जाएंगे। जब भी कोई बड़े ग्रह एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। केंद्र बलम, केंद्रों को विष्णु स्थान कहा जाता है। खैर वो लग्न की बात होती है, लेकिन अगर एक दूसरे से भी केंद्र में आते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे शनि पंचम में है और गुरु अष्टम में है, तो ये भी कहीं ना कहीं साधना का भाव है, ये विद्याओं का स्थान है। साधना भी बढ़ेगी, विद्याएं भी बढ़ेंगी, नॉलेज आएगी, कई चीज़ों को सीखने का मन भी करेगा, अवसर भी मिलेगा, और दोनों ही पनपरा स्थान है, धन में तेज गति से आपकी वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं ये शनि गुरु का जो योग है, केंद्र द्वारा आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। ये साल ज्ञान का है, ये साल विद्याओं का है, ये साल अपने नॉलेज को अपडेट करने का है। ध्यान दीजिएगा, भले टेक्निकल हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग तंत्र मंत्र में घुस जाएंगे, ज्योतिष में घुस जाएंगे, नहीं। आप पीएचडी कर सकते हैं। आप अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से, सपोज आप आईटी में हैं, आप अपने आप को कुछ अपग्रेड कर सकते हैं। आप टीचिंग करते हैं, आप कुछ नया कोर्स सीख सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता टेक्निकल बैकग्राउंड, आप कोई कंप्यूटर का कोर्स सीख सकते हैं। कई लोग हैं अपनी लाइन चेंज करते हैं। आज के टाइम में, आने वाले टाइम में डेटा बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, तो कई लोग अपनी लाइन चेंज करके डेटा के बारे में सीख रहे हैं। तो अपने आप को अपग्रेड करने का समय होता है अष्टम भाव। तो गुरु का यहाँ पे आना बहुत विशेषता आपके लिए दिखा रहा है। जैसा मैंने कहा, अवश्य इस पर बहुत विस्तृत वीडियो मैं बनाऊंगा। इसके साथ एक और अच्छी चीज़ हो जाएगी कि बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा 10 मई को। तो बुध क्योंकि एक तो छठे भाव में थे, और खैर मैंने कहा वो कई चीज़ें अच्छे करेंगे, लेकिन सेहत पर बुरा प्रभाव मैंने बोला था। तो अब सेहत में धीरे धीरे करके सुधार होगा, क्योंकि एक तो शुक्र भी छठे से निकल गए और बुध का भी जो वक्र प्रभाव था खत्म हो गया, दोबारा वो अपनी सामान्य स्थिति में आ गए। तो यहाँ पे सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन विवाह के लिए तो अभी भी ये बहुत अच्छा, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, विवाह के लिए नहीं, क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी है, जो सप्तम से छठा भाव है। तो जिनका ये टाइम चल रहा था कि हाँ डाइवोर्स लें या ना लें, अब साथ में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो चीज़ें डाइवोर्स की तरफ अचानक से यहाँ पे पहुँच सकती है। तो मैं कहता हूँ बुध बहुत नोटोरियस हैं, 2 हफ्ते में भी
कभी कभी रिश्तों को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे उनका आना, क्योंकि बुध अदालती कार्रवाइयाँ, एडवोकेट्स इनके कारक हैं, तो यहाँ पर बुध का आना कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा बुरा हो सकता है। लेकिन क्योंकि भाग्येश है, बिजनेस में आपको तेज गति से लाभ मिलेगा। और करियर में भी क्योंकि 10वें से 10वां भाव है, कहीं ना कहीं चीज़ें आगे आपके लिए बढ़ सकती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकती हैं। इसके साथ ही यहाँ पे 3 ग्रहों की युति सप्तम में हो जाएगी। बिजनेस के प्रति आकर आपका ध्यान बढ़ाएगा, बिजनेस में लाभ होगा और आपकी सोशल लाइफ भी धीरे धीरे करके अब बेटर होगी। लंबे अरसे से केतु 2023 तक आपके सप्तम में, तो कई लोग बहुत इंट्रोवर्ट हो गए होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे करके प्रभाव अच्छा आएगा। और यहाँ पे क्योंकि अष्टम सप्तम पे इतना प्रभाव है, तो अब धीरे धीरे करके आपकी सोशल लाइफ भी बेटर होगी। इसके साथ ही अंगारक दोष यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मंगल और राहु की युति पहले भी था, लेकिन अब प्योर अंगारक दोष बन गया। 6ठे भाव में अंगारक दोष भी बहुत अच्छा होता है। मैंने कुछ स्थान होते हैं वहाँ पे बुरे योग भी अच्छा प्रभाव देते हैं, उनमें से 6ठा भाव एक है। तो ये आपके अंदर एक नई ऊर्जा, जीवन को बदलने वाली ऊर्जा भर देगा। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, बहुत अच्छा समय है। जो रियल एस्टेट से हैं, जो एविएशन से हैं, मार्केटिंग से हैं, मशीनरी संबंधित कार्य करते हैं, टेक्नोलॉजी का कार्य है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इस फील्ड में आप कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, सभी के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है। तो ये अंगारक दोष अच्छा है। लेकिन पुनः देखिए, सप्तम से 12वें में, यानी कि मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत पड़ेंगे, तो मैरिड लाइफ पर अभी भी बुरा प्रभाव दिख रहा है। एक और राशि परिवर्तन इस महीने होगा 14 मई को, जब सूर्य अपना राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। और साल में 2 बार सूर्य और गुरु की युति हो जाएगी। तो सूर्य आपके अष्टम में आ जाएंगे, गुरु के साथ युति बना लेंगे, और सूर्य लाभ स्थान के स्वामी हैं, अष्टम में आ रहे हैं, विपरीत राजयोग बनाते हुए गुरु के साथ। कुछ पैसा अटका था, कोई लीगल कार्य, जमीन संबंधित, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी संबंधित अटका था, वो होगा। अब सूर्य का प्रकाश जब गूढ़ विद्याओं के स्थान में आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको और कुछ नया सीखने को मिल सकता है। लेकिन सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सूर्य इम्यूनिटी के कारक हैं। ऑलरेडी जिनकी अपनी कुंडली में बुरे योग बने हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव टाइम हो सकता है। सेहत का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर शनि और सूर्य का केंद्र योग बनेगा। ये भी पावर और अथॉरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग सरकारी कार्य करते हैं, सरकारी संबंधित कार्य करते हैं, या पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, या सोशल लाइफ से जुड़े हैं, सोशल वर्क से जुड़े हैं, या पब्लिक वर्क से जुड़े हैं, मतलब कि जहाँ पे बड़े स्तर पर काम होते हैं, उनके लिए समय आगे बढ़ने का होगा। ये भी अच्छा है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, वो शुक्र महाराज का होगा। शुक्र अपना राशि बदलेंगे 19 तारीख को, और वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। गुरु और सूर्य के साथ उनकी युति हो जाएगी। अब क्योंकि शुक्र लग्नेश है, उनका अष्टम में जाना पुनः कहूँगा सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। सेहत पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। अचानक से यहाँ पे बीमारियाँ आ सकती है। लेडीज़ को यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन इन्फ्लेमेशन और लिवर की प्रॉब्लम भी यहाँ पर तंग कर सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन शुक्र गुरु की युति अष्टम में पुनः पैसों के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही आचार्य हैं, भले एक देवताओं के आचार्य हैं, एक दैत्यों के आचार्य हैं, ये भी बता रहा है कि समय कि आपको बहुत कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, सेहत पर ध्यान दीजिएगा। कई चीज़ें मैंने बता ही दी, उन्हीं पर सेहत को कंसीडर करते हुए। और साथ में गले के रोग और आँखों दांतों के रोग तंग करेंगे, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी विशेष है, क्योंकि यहाँ पर भी बड़े परिवर्तन होंगे। और उनसे बड़ी चीज़ है कि शनि इस महीने वक्री होंगे। पहली बात तो 31 मई को ही एक राशि परिवर्तन हो गया होगा, यानी कि बुध का, और वो आपके सप्तम को छोड़कर अष्टम में आ जाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मई का बता रहा था, मैंने कहा था गुरु और बुध अष्टम में अचानक से पैसा देते हैं। तो बुध भी आ गए, शुक्र भी हैं, गुरु भी हैं, तो यहाँ पे अचानक से पैसा मिल सकता है। लाभ स्थान के स्वामी सूर्य भी हैं, धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब अष्टम भाव में इतने सारे ग्रह आ जाते हैं, तो थोड़ी अनिश्चितता जीवन में बढ़ती है। व्यक्ति इम्पल्सिव हो जाता है, उसके सोचने की क्षमता पर थोड़ा सा पर्दा पड़ जाता है। तो यहाँ पर कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइएगा, खर्चे बचाइएगा, वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि 4 ग्रह वाणी के स्थान को देख रहे हैं। क्या बोलेंगे खुद को ही समझ नहीं आएगा, और उसका एक बहुत अनुचित परिणाम निकल सकता है। पैसा अवश्य आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। जब इतने सारे ग्रह धन स्थान को देखेंगे, जिसमें से एक लाभ स्थान का स्वामी भी है, बुध गुरु शुक्र है, पैसा तो आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सप्तम से दूसरे में, यानी कि बिजनेस में बहुत पैसा आएगा। 10वें से 11वें में है, जॉब चेंज करने के योग बनेंगे।
लेकिन वाणी पर नियंत्रण नहीं रहा तो हर चीज़ में बुरा प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं अनिश्चितता बढ़ती रहेगी और सेहत पर बुरा प्रभाव। 8वां भाव अचानक से रोक देता है। इतने सारे ग्रह यानी कि अचानक से कोई हेल्थ इशू पनप कर बाहर आ सकता है, उभर कर बाहर आ सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। इस महीने एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होगा, वो होगा मंगल का। बड़ा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहला तो उनका एक नया कालचक्र शुरू हो जाएगा, मेष में आ जाएंगे, पूरी भरपूर ऊर्जा के साथ होंगे और यहाँ पर वो अपनी राशि के हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी है, यहाँ पे आके अपनी ही राशि में है तो राजयोग भी बनाएंगे और पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे। और ये लग्न को देखें, यानी कि धन बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा, बिजनेस के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा है क्योंकि कारक हैं प्रॉपर्टी के, वाहन खरीदने के लिए अच्छा है। लेकिन बुरा किस पे है? मंगल का सप्तम में आना क्या होता है? मंगल दोष। और यहाँ पे तो मंगल अपनी राशि के, यानी कि उनकी प्रबलता, उनकी जो एक ऊर्जा है वो और भी स्ट्रांग होगी, तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे मैरिड लाइफ में। यहाँ पे वैसे भी देखिए सप्तम भाव आपका पाप कर्तरी में भी होगा, एक साइड राहु है, दूसरे साइड सूर्य हैं, तो ये कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि भी है, ये नहीं भूल सकते। तो यहाँ पर इस महीने लड़ाई झगड़े बहुत हुआ करेंगे और क्योंकि अष्टम में इतने सारे ग्रह हैं, यानी कि मैरिड लाइफ में अचानक से उथल पुथल मच सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दीजिएगा। मंगल आपके लिए प्रबल मारक हैं क्योंकि दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। दूसरा और सप्तम भाव मारक स्थान होता है, तो इसके स्वामी अपनी ही राशि में इस लग्न को देखेंगे। इस महीने एक्सीडेंट के योग भी आपके बन जाते हैं, इंजरी के योग भी बन जाते हैं, तो थोड़ा सा ये महीना उथल पुथल आपके जीवन में ला सकता है, बच के रहेंगे तो अच्छा है। इसके साथ ही शनि का प्रभाव बहुत विचित्र हो जाएगा क्योंकि शनि इस महीने वक्री होंगे लेकिन अंत में। लेकिन कोई भी ग्रह अगले दिन उठकर वक्री नहीं होता, पहले वो मंद होता है। ग्रह की स्थितियाँ होती हैं, चाल होती है, उनकी एक स्पीड होती है, स्थिर, वक्री, मंद, अतिमंद, अतिवक्र, चारी, अतिचारी। तो ऐसे ही पहले शनि थोड़े से धीरे होंगे फिर वक्री होंगे। तो इस महीने क्योंकि आपके योग कारक वक्री हो रहे हैं, कुछ कार्यों में डिले आना लाजमी है, कुछ कार्य आपके अटकना शुरू हो जाएंगे। और पुनः वक्री ग्रह का प्रभाव या धीरे ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव पर है, जिनकी शादी की बात चल रही थी अचानक से डिले आ सकता है और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी यहाँ पे भी प्रॉब्लम दिख रही है, तो थोड़ा सा डिले अवश्य चीज़ें होंगी। वक्री भी है शनि, लेकिन शनि स्ट्रांग हो जाएंगे, वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है और आपका योग कारक ग्रह स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन वक्री शनि का प्रभाव यही होता है कि वो हर चीज़ को बहुत स्लो कर देते हैं, तो इससे आपको बचना पड़ेगा क्योंकि हर कार्य को अगर आपने शेड्यूल्ड और प्रोग्राम्ड वे में नहीं किया, प्लान्ड वे में नहीं किया तो आपके कार्यों में बहुत अनटाइमली डिले आएगा, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस महीने 3 और राशि परिवर्तन होंगे और 3 दिन के अंदर हो जाएंगे। 12 तारीख को शुक्र आपके मिथुन राशि में चले जाएंगे, नवम भाव में। 14 को बुध आपके नवम भाव में चले जाएंगे और 15 को सूर्य आपके नवम भाव में चले जाएंगे। अब देखिए सबसे अच्छी चीज़ है, अष्टम भाव में सिर्फ गुरु रह गए, तो अष्टम भाव में जो इतना प्रभाव था वो कम हो गया एकदम, तो अनिश्चितता कम हो जाएगी। और भाग्य स्थान में इतने सारे ग्रह आ गए, जिसमें से एक लग्न के स्वामी है, लक्ष्मी योग, धन योग, भाग्य योग, एक बुध है जो आपके लिए कहीं ना कहीं खुद नवमेश है और दूसरे सूर्य हैं जो लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो ये जो थोड़ा सा इनिशियल उथल पुथल मचा था इस महीने में वो कम हो जाएगा और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। करियर, बिजनेस सब में अच्छा रहेगा। पंचम से पंचम में स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है और कहीं ना कहीं नया रिलेशनशिप भी यहाँ पे अचानक से स्टार्ट हो सकता है। शनि वक्री होंगे यहाँ पर, यानी कि कोई ऐसा रिलेशनशिप तो पहले ख़त्म हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, वो भी चीज़ें पुनः वापस आ सकती हैं, वो भी रिश्ता दोबारा स्टार्ट हो सकता है। तो ये महीना कुछ थोड़ा उथल पुथल के को अगर हम थोड़ा सा इग्नोर कर दें या उनसे अपने जीवन को बचा लें तो ये महीना अच्छा ही है। बीपी की प्रॉब्लम, दांतों और आँखों के रोग, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, लिवर की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, वो इस महीने ज़्यादा आपको तंग करेंगे। अब उपाय की बात कर लेते हैं। पहला उपाय आपको 3 सोमवार करना है। एक पात्र में दूध लेना है गाय माता का, शुद्ध कच्चा दूध, उसमें काले तिल, सफ़ेद तिल, जौ के दाने डालने हैं और इस द्रव्य से अभिषेक करना है महादेव का। जब अभिषेक कर रहे हो तो ओम भूतेश्वराय नमः मंत्र का जाप आपको करना है और इसके बाद आपको ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप महादेव के सम्मुख बैठकर ही करना है। मंदिर में दक्षिणा दे के आइएगा और पुजारी जी अगर वहाँ पे हैं उनको भी कुछ दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेके आइएगा। दूसरा उपाय आपको 3 शुक्रवार करना है।
आपको दुर्गा माता को घर में बनी 2 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाना है और 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। 4 सरसों के तेल के दिए उनको अर्पण करने हैं। 2 दियों में सरसों के दाने, काली सरसों के दाने, और 2 दियों में अक्षत यानी कि पूर्ण चावल, ये उनको अर्पण करके आपको दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना है। और इसके साथ ही जितना हो सके वृद्धाश्रम में दान कीजिएगा। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में ही जाएंगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।